जय हिंद एवरीवन। श्री राम पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं साधना द्विवेदी। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को हिंदी साहित्य के पाठ 2 लाख की चूड़ियाँ का भाग 1 पढ़ाया था। आज मैं आप लोगों को हिंदी साहित्य के पाठ 2 जिसका शीर्षक है लाख की चूड़ियाँ, उसका भाग 2 पढ़ाऊँगी। पिछले वीडियो में मैंने बताया था आप लोगों को कि लेखक जो है वो हर गर्मियों की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ जाता है। और वहाँ क्यों वो जाता है? क्योंकि वहाँ पर उसे बहुत सारी रंग बिरंगी गोलियाँ मिलती हैं, जिसे देखकर सभी बच्चों का मन आकर्षित हो जाए। उसके मामा के यहाँ एक आदमी था जिसका नाम था बदलू। वो लाख की चूड़ियाँ बनाने का काम करता था, तो वो रंग बिरंगी गोलियाँ बना करके लेखक को देता था। तो जब लेखक अपने मामा के यहाँ से आता था तो उसके पास ढेर सारी रंग बिरंगी गोलियाँ रहती थीं, जिससे वो दिखा करके सभी बच्चों को आकर्षित करता था। तो अब मैं आप लोगों को इसके आगे का पाठ पढ़ाती हूँ। तो आपको लोगों को मैंने बताया कि मतलब जो लेखक था वो जब अपने मामा के यहाँ जाता था तो बदलू के यहाँ ज़रूर जाता था और उससे रंग बिरंगी गोलियाँ बनवा कर लेता था। और जो बदलू था वो उसका बहुत ही आदर सत्कार करता था, उसकी खातिर करता था और उसे खाने के लिए आम वाम भी देता था। अब देखिए, इसके आगे मैं आप लोगों को बता रही हूँ। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और एक आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। लेखक कहता है कि मैं प्रत्येक गर्मी की छुट्टी में क्या करता था, अपने मामा के यहाँ चला जाता था और एक आध महीने रहता था। मतलब जब तक उसके स्कूल की छुट्टी रहती थी तब तक वो अपने मामा के यहाँ रहता था और फिर जब स्कूल खुलने का समय होता था तो वो अपने मामा के यहाँ से अपने यहाँ वापस आ जाता था। जैसे आप लोग भी हो कि जब गर्मियों की छुट्टी होती है तो आप क्या करते हो, अपने मामा के यहाँ चले जाते हो, तो कोई अपने दादी के पास चला जाता है। तो हर कोई अपनी छुट्टी कहीं और ही बिताने जाता है। तो इस तरीके से लेखक भी जो था वो अपनी स्कूल की छुट्टी कहाँ बिताने जाता था, अपने मामा के यहाँ। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा, तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव ना जा सका। फिर लेखक क्या बताता है कि मैं केवल 2 या 3 बार ही अपने मामा के यहाँ गया था। तभी अचानक क्या होता है, मेरे मतलब लेखक के पिता की जो बदली हो जाती है वो कहाँ हो जाती है, दूर हो जाती है। जो उस लेखक के पिता थे वो नौकरी जहाँ पे करते थे वहाँ पर उनकी बदली हो जाती है, मतलब ट्रांसफ़र हो जाता है। तो वो ट्रांसफ़र जब हो जाता है तो वो कहीं दूर शहर में हो जाता है। इस वजह से वो बहुत लंबे समय के बाद अपने मामा के यहाँ जा पाता है। मतलब बहुत लंबे समय तक वो अपने मामा के गांव नहीं जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहाँ गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं हो रह गई थी। लेखक कहता है कि मतलब बहुत लंबे समय तक मैं अपने मामा के यहाँ नहीं गया और जब मैं गया, मतलब कब गया, 8-10 साल बाद। 8-10 साल बाद जब लेखक अपने मामा के यहाँ जाता है तो वो इतना बड़ा हो चुका होता है कि उसे लाख की गोलियों में कोई रुचि नहीं थी, उसे कोई गोलियाँ पसंद नहीं थी। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान ना आया। लेखक कहता है मैं गांव में कई दिनों तक रहा, लेकिन मुझे बदलू का मतलब मुझे बदलू याद नहीं आया, मुझे बदलू का ध्यान नहीं आया कि यहाँ पे जब मैं छोटा था आता था तो मैं किसी से मिलता था, उसका नाम बदलू था। ये सब लेखक को याद
नहीं रह गया था। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। जब लेखक गांव अपने मामा के गांव गया तो देखता है कि वहाँ पे जितनी स्त्रियां थीं सभी कांच की चूड़ियां पहनी थीं। क्योंकि जो लेखक था जब वो छोटा था और वहाँ जाता था तो क्या देखता था कि जो वहाँ की स्त्रियां थीं वो कांच की चूड़ियां ना पहन करके लाख की चूड़ियां पहनती थीं। और लाख की चूड़ियां कौन बनाता था? बदलू। बिरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। बिरले यानी किसी एकाध हाथों में, मतलब किसी एकाध स्त्रियों के हाथों में। लेखक कहता है कि बहुत कम स्त्रियों के हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी, यानी बहुत ही कम स्त्रियों को पहने हुए मैंने लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हुआ। मतलब वो देखता है कि किसी स्त्री को देखा कि मतलब वो लाख की चूड़ियां पहनी हैं, तो उसे अचानक बदलू का ध्यान आया, बदलू की याद आ गई। बात यह हुई, क्यों बदलू की याद आई? यहाँ पे बता रहा है कि बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी। बताता है लेखक कि मुझे बदलू का ध्यान अचानक इसलिए आया क्योंकि जो मेरे मामा की छोटी लड़की थी वो बरसात के दिनों में आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। लेखक कहता है जब वो लड़की गिर जाती है फिसलकर तो उसके जो हाथ में उसने कांच की चूड़ियां पहनी थी वो चूड़ी टूट गई और टूट करके क्या होता है, उस लड़की की कलाई में घुस जाता है, जिससे कि उसके खून निकलने लगता है। मेरे मामा उस समय घर पर ना थे। लेखक कहता है कि जिस समय वो मेरे मामा की लड़की गिरी थी उस समय मेरे मामा घर पर नहीं थे। मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। लेखक कहता है तो जब वो गिरी और उसके हाथ से खून निकलने लगा तो मैंने उसके हाथों की मरहम पट्टी की। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हुआ और मैंने सोचा कि उससे मिला। जब उसने देखा कि कांच की चूड़ियां टूट गईं और ऐसा हुआ तो उसे अचानक बदलू की याद आ जाती है और वो सोचता है कि क्यों ना मैं जाऊं और बदलू से मिलकर आऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। लेखक ने सोचा फिर वो क्या करता है कि शाम के समय वो घूमते हुए बदलू के घर पहुंच जाता है। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। बदलू के घर के बारे में मैंने आप लोगों को पिछले भाग में बताया था कि उसके घर के आगे एक सहन था और फिर चबूतरा बना था, वहाँ पर नीम का पेड़ था, उसी के नीचे वो बैठ करके लाख की चूड़ियाँ बनाया करता था। तो उस समय क्या वो करता है कि बदलू वहीं चबूतरे पर, जहाँ चबूतरा बना था वहीं पर वो क्या करता है, नीम के पेड़ के नीचे एक खाट पर लेटा था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। लेखक जब वहाँ पहुँचता है तो लेखक कहता है कि नमस्ते बदलू काका। बदलू काका से नमस्ते करता है। नमस्ते भैया। उसने मेरे नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया। बदलू क्या करता है, अब भाई कोई भी होगा, नमस्ते अगर कोई करता है तो उसके नमस्ते का जवाब दिया जाता है नमस्ते कहकर। तो जब लेखक ने उससे कहा कि बदलू काका नमस्ते, तो बदलू भी उससे कहता है कि नमस्ते भैया और उसके बाद उठ करके चारपाई पर बैठ जाता है। परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। लेकिन जो बदलू था वो लेखक को नहीं पहचान सका। क्यों नहीं पहचान सका? क्योंकि जब उसने देखा था लेखक को तो लेखक बहुत छोटा सा था और अब लेखक बहुत बड़ा हो चुका है, इस वजह से वो लेखक को पहचान नहीं सका और बहुत देर तक उसकी ओर देखता रहा, निहारता रहा यानी देखता रहा। मैं हूँ जनार्दन,
काका आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। लेखक अपना नाम बताता है कि मेरा नाम जनार्दन है, और फिर बताता है कि काका जब मैं छोटा था तो आपके यहाँ आपके पास आता था और आपसे गोलियां बनवा कर ले जाया करता था। बदलू फिर भी चुप रहा। बदलू कुछ नहीं बोलता है, वो चुप रहता है, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। और तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लल्ला बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए। मतलब बदलू चुप रहा। चुप रहने का कारण यह था कि वो सोचने लगा कि मतलब कौन सा बच्चा था जो मेरे पास आता था और गोलियां बनवा कर ले जाता था। फिर उसको जब याद आता है तो वो एकदम बोल पड़ता है कि आओ आओ लल्ला बैठो, बहुत दिन के बाद आए गाँव। हाँ, इधर आना नहीं हो सका। काका मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। लेखक कहता है कि हाँ काका, इधर बहुत दिनों से मैं नहीं आ सका, और ये कहते हुए वो चारपाई पर बैठता है। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई। ये इधर इधर लिखा है तो इधर इधर नहीं होगा, इधर उधर होगा। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, ना तो मुझे उसकी मचिया ही नजर आई, ना ही भट्ठी। मचिया यानी जिस पर वो बैठकर लाख की चूड़ियाँ बनाता था, और भट्ठी वो जिसमें वो लाख पिघलाता था। लेखक कहता है कि कुछ देर तक चारों तरफ शांति ही शांति रही। फिर मैंने इधर उधर देखा तो ना मुझे उसकी मचिया ही नज़र आई, और ना ही मुझे बदलू की भट्ठी ही नज़र आई जिस पर वो लाख को पिघलाता था। आजकल काम नहीं करते काका? मैंने पूछा। लेखक उससे पूछता है कि क्या काका आजकल आप काम नहीं करते? नहीं लल्ला, काम तो कई साल से बंद है। फिर बदलू बताता है कि नहीं, मेरा जो काम है वो मैंने कई सालों से बंद कर दिया है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो। फिर बदलू बताता है कि जो मैं चूड़ी बनाता था लाख की, अब उसे कोई नहीं पसंद करता, उसे कोई नहीं पहनता। गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना यह लल्ला। आजकल सब काम मशीन से होता है, खेत भी मशीन से जोते जाते हैं, और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है लाख में कहाँ संभव है। बदलू जो था वो लेखक को बताता है, लेखक के सवाल का जवाब देता है कि मैंने जो काम है वो कई सालों से बंद कर दिया है, क्योंकि अब कोई लाख की चूड़ियाँ पहनना पसंद नहीं करता। गांव गांव में कांच की चूड़ियों का प्रचार हो गया है, मतलब गांव गांव में सभी लोग कांच की चूड़ियाँ पहनने लगे हैं। फिर वो कुछ देर चुप रहता है, फिर बोलता है कि ये मशीन का युग है, ये मशीनी युग है, और आजकल जो काम है वो सब मशीन से हो रहे हैं, चाहे वो खेत जोतने का काम हो या कोई और काम हो, सब मशीन से ही होते हैं। और कांच की चूड़ियों में काफ़ी सुंदरता होती है, वो सुंदरता लाख की चूड़ियों में संभव नहीं। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है, मैंने कहा। लेखक कहता है कि मैंने फिर बदलू से कहा कि हाँ, कांच सुंदर तो होता है लेकिन बहुत ही खतरनाक होता है, क्योंकि वो बहुत ही जल्दी टूट जाता है, और टूट जाने पे क्या होता है, वो कहीं भी घुस जाता है, कहीं भी वो हाथ में या कहीं भी काट देता है टूटने के बाद। नाजुक तो फिर होता ही है लल्ला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। बदलू उसकी बात का जवाब देता है कि हाँ, कांच तो नाजुक होता ही है, और फिर ये कहते ही उसको खांसी आने लगती है, और फिर वो काफ़ी देर तक खांसता रहता है। मुझे लगा उसे दमा है। लेखक कहता है कि मुझे ऐसा लगा कि जब वो ज़्यादा देर तक खांस रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे उसे दमा हो गया है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। उसके हाथों पर
और माथे पर नसें उभर आई थी। जैसे जब किसी की उम्र ढलती है, मतलब उम्र बढ़ती है, ज़्यादा उम्र का व्यक्ति जो होता है, जैसे बूढ़ा होने लगता है, तो उसके जो मांस होते हैं वो गल जाते हैं, तो नसें दिखने लगती हैं। तो लेखक यही बताता है कि बदलू का जो शरीर था वो ढल चुका था अवस्था के कारण, और उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी, मतलब नसें दिखने लगी थी। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है, यही महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। लेखक को देखकर बदलू समझ गया कि लेखक क्या सोच रहा है, और फिर वो लेखक से कहता है कि चिंता नहीं करो, मुझे दमा नहीं है, मुझे केवल ये मौसमी खांसी है, मतलब फसली खांसी यानी मौसमी खांसी है, मौसम के कारण जो खांसी जुकाम बुखार हो जाते हैं उसी को उसने कहा है फसली खांसी। तो ये केवल मेरे 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा, मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। कुछ देर फिर शांति रही जो मुझे अच्छी नहीं लगी। लेखक कहता है कि मैं चुप रहा, और लेखक को ऐसा लगा जैसे बहुत बड़ी कोई दुख की बात है जो बदलू के अंदर छिपी हुई है। वो कोई दुख की बात है जिसे वो छिपाए हुए है अपने अंदर। फिर लेखक काफ़ी देर तक सोचता रहा, और उसके बाद वो सोचता है कि ये जो मशीनी युग है इसने कितने लोगों के हाथ काट दिए हैं। मतलब जो मजदूर लोग हैं, खेतों में काम करते थे, फसल काटते थे, फसल बोते थे, तो वो सारे काम जो हैं अब मशीन द्वारा हो जाते हैं। तो ये मजदूरों के हाथ काटने का काम हो गया है। कुछ देर फिर शांति बनी रही जो कि लेखक को अच्छी नहीं लग रही थी। फिर लेखक पूछता है, आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। लेखक अपनी बात को घुमा कर फिर पूछता है कि अब आम की फसल कैसी है? अच्छी है लल्ला, बहुत अच्छी है, उसने लहक कर उत्तर दिया, और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी, अरे रज्जो, लल्ला के लिए आम तो ले आ। बदलू लेखक की बात का जवाब देता है कि बहुत अच्छी फसल है आम की, और फिर अपनी बेटी को आवाज़ देता है, बुलाता है कि अरे रज्जो, रज्जो उसकी बेटी का नाम था, तो उसको बुलाता है कि आम ले आओ। लेखक के लिए आम वो मंगाता है, मतलब लेखक को वो क्या कहता था, लल्ला कहता था, तो कहता है कि अरे रज्जो, लल्ला के लिए आम ले आओ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, माफ़ करना लल्ला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। फिर बदलू उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि अरे बेटा, माफ़ करना, मैं जो था कि मैं भूल गया कि मुझे आम तुम्हें खिलाना है। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। लेखक कहता है कि नहीं नहीं, मैंने बहुत आम खाए हैं इस साल। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। फिर बदलू कहता है कि नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, मैं बिना आम खिलाए तुमको नहीं जाने दूंगा। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हो गए जब वह मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। लेखक कुछ देर चुप रहा। उसे फिर वो बचपन के दिन याद आ जाते हैं जब बदलू उसके लिए मलाई बचा कर रखता था। जब लेखक आता था बचपन में तो उसे मलाई खिलाता था। गाय तो अच्छी है ना काका? मैंने पूछा। लेखक फिर बदलू से पूछता है कि आपकी गाय जो थी वो अच्छी है ना?
गाय कहाँ है लल्ला, 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता। लेकिन बदलू कहता है कि नहीं बेटा, अब गाय नहीं लल्ला, अब गाय मेरे पास नहीं है, मैंने उसे 2 साल हुए बेच दिए। क्यों बेच दिए? क्योंकि उसकी को खिलाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। इतने में रज्जो, उसकी बेटी, अंदर से एक डलिया में ढेर से आम ले आई। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊँगा, मैंने कहा। वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगुने आम एक बखत में खा जाता था। जो बदलू की बेटी थी, जिसका नाम था रज्जो, वो अंदर से आती है और एक डलिया में बहुत ढेर सारे आम लेकर आती है। उस आम को देखकर लेखक कहता है कि अरे ये तो बहुत ज़्यादा आम हैं काका, मैं इतने आम नहीं खा पाऊँगा। बदलू इस पर हंस पड़ता है और कहता है कि वाह, तुम शहरी ठहरे ना, इसलिए तुम ऐसा कह रहे हो। मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगुने आम एक ही समय में खा जाता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। लेखक बदलू से कहता है कि आप लोगों की बात और है, मतलब आप लोग खा सकते थे, लेकिन मैं इतना आम नहीं खा सकता। अच्छा बेटी, लल्ला को 4-5 आम छांट कर दो, सिंदूरी वाले देना। देखो लल्ला कैसे हैं, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। मतलब बदलू अपनी बेटी से कहता है कि जो अच्छे अच्छे आम हैं 4-5 आम छांट करके लल्ला को दे दो, और जो सिंदूरी वाले आम हैं उन्हीं आमों को देना। फिर वो लल्ला से, मतलब लेखक से कहता है कि देखो ये आम कैसे हैं, और ये जो आम है ये इसी साल इसके पेड़ तैयार हुए हैं। रज्जो ने 4-5 आम अंजलि में रखकर लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। रज्जो क्या करती है कि 4-5 आम छांट लेती है अच्छे अच्छे, और उसको लेखक को देती है। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई यानी रुक गई। जब लेखक उस लड़की से हाथ बढ़ाया आम लेने के लिए, तो उसकी नज़र लड़की के हाथों पर पड़ा। तो हाथों पर जब नज़र पड़ी तो वो एकाएक देखने लगा। क्या देखता है कि गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फब रही थी, बहुत ही अच्छी लग रही थी। फबना यानी अच्छा लगना। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली। बदलू जो था वो उसकी नज़र को पहचान गया और बोल पड़ा। क्या बोला? आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। मतलब वो लेखक को बताता है, जब देखता है कि लेखक उसके हाथों पर देख रहा है, उन चूड़ियों को देख रहा है, तो वो बताता है उस लेखक को कि ये जो चूड़ियाँ हैं मैंने आखिरी जोड़ा बनाया था। किस लिए बनाया था? जमींदार साहब की बेटी के विवाह के लिए। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे। मतलब वो जो चूड़ियाँ इतनी मेहनत से उसने बनाया था, उसके वो जमींदार जो थे वो केवल 10 आने दे रहे थे। इसलिए उसने उन चूड़ियों का जोड़ा उन्हें नहीं दिया। कहा शहर से ले आओ। तो बदलू ने उन चूड़ियों को जमींदार को नहीं दिया और कहा कि जाओ इतने पैसे में तुम शहर से ले आओ, मैं अपनी चूड़ियाँ नहीं दूंगा। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। लेखक कहता है कि मैंने उससे आम ले लिया और खाया, फिर थोड़ी देर वहाँ रहा, उसके बाद मैं वहाँ से चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई। लेखक कहता है कि मुझे बहुत खुशी हुई, मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। लेखक कहता है कि मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि जो बदलू है वो हार तो गया था, लेकिन फिर भी हार नहीं मान रहा था। उसने कभी भी अपनी हार स्वीकार नहीं की। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा ना था कि आसानी से टूट जाए। लेखक कहता है कि बदलू का जो व्यक्तित्व था वो कांच की चूड़ियों के समान नहीं था,
जिस तरीके से कांच की चूड़ियाँ आसानी से टूट जाती हैं, उस तरीके से बदलू का व्यक्तित्व नहीं था। उसका व्यक्तित्व जो था वो बहुत ही मजबूत था, वो आसानी से टूटने वाला नहीं था। तो ये पाठ आपका यहीं पे ख़त्म होता है। इसके लेखक के बारे में मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि ये कामता नाथ जी हैं। और देखिए यहाँ पे कहानी से कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा ना कहकर बदलू काका क्यों कहता था। इसके उत्तर, वस्तु विनिमय क्या है, विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है। दूसरा प्रश्न है, तीसरा है, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है। ये तीसरा प्रश्न है। चौथा प्रश्न है, बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी ना रह सकी। फिर पांचवा प्रश्न है, मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया। तो ये 5 प्रश्न आपको लिखने हैं और इनके उत्तर मैं आप लोगों को कल भेज दूंगी, तो आप इनके प्रश्न उत्तर लिख लीजिएगा। और साथ ही ये जो शब्द अर्थ लिखे हैं, शब्द अर्थ दिए हुए हैं, इन्हें आप लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। आप अपनी उत्तर पुस्तिका में प्रश्न उत्तर और शब्द अर्थ ये दोनों लिख करके याद कर लीजिएगा। और साथ ही जो मैं बीच बीच से प्रश्न पूछती हूँ डाउट क्लास में, उसको भी अपने उत्तर पुस्तिका में लिखकर उत्तर सहित याद कर लीजिएगा। धन्यवाद।